मेरा नाम विशु छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं गवर्नमेंट कॉलेज में। इन दिनों में हमारी बिजनेस मेथड की तैयारी चल रही है और आज का हमारा टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, एक व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व। तो चलिए सर, आज अपन 10 क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक के ऊपर। पहला क्वेश्चन कहता है, व्हाट प्रपोर्शन इज रिक्वायर्ड फॉर कंपनीज टू स्पेंड ऑन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू सोशल कॉज। कंपनियों को सामाजिक कारणों से संबंधित गतिविधियों पर खर्च करने के लिए कितना अनुपात आवश्यक है। तो एक वर्ड आपको पता होना चाहिए और वो वर्ड है CSR। CSR का मतलब या फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हो सकता है केवल इतना क्वेश्चन आ जाए कि CSR से आप क्या समझते हैं, तो उसका आंसर है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसमें हर कंपनी को पैसा खर्च करना होता है। कितना? जैसे सपोज करो एक कंपनी ने 1 करोड़ रुपए कमाया, समझ लीजिए 2021 में, 2 करोड़ कमाया उन्होंने 2022 में और 3 करोड़ कमाया उन्होंने 2023 में। तो पिछले साल में उन्होंने 3 साल में उन्होंने 6 करोड़ रुपए कमाया। 6 करोड़ कमाने का मतलब है कि उन्होंने एवरेज 2 करोड़ का प्रॉफिट हर साल कमाया, एवरेज 2 करोड़ का। अब आप इसका निकाल लीजिए 2%, ठीक है। अब आपको उसका 2% निकालना है। 2% उनको स्पेंड करना पड़ेगा। अब 2 करोड़ का 2% होता है 4 लाख रुपए। तो इस साल जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ 2024 में, तो उस कंपनी को 4 लाख रुपए स्पेंड करना पड़ेगा। किस पे? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे। क्या होता है मैं अभी बता दूंगा आपको। आंसर क्या है? पिछले 3 वर्षों के एवरेज प्रॉफिट का 2%। तो इसमें पिछले 3 वर्ष आ रहा है, इसमें पिछले 3 वर्ष आ रहा है, तो COD तो हटा दो और इसका आपको 2% स्पेंड करना होगा। तो इसका आंसर बी रहने वाला है। होप मैं आपको समझा पाया। अब आप समझिए कि होता क्या है। एवरी कंपनी विच नीड्स टू कंप्लाई विद द CSR प्रोविजंस हैव टू स्पेंड 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। यहाँ पे वर्ड है 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 3 ईयर्स। पिछले 3 साल में आपने जो कमाया, पिछले साल नहीं, पिछले साल को तो बोलेंगे प्रीसीडिंग ईयर, प्रीसीडिंग 3 ईयर्स, पिछले 3 साल का एवरेजिंग करेंगे, उसका 2% निकालेंगे। द कंप्यूटेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर CSR इज एज पर द सेक्शन 198 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में कि उसकी एक धारा है, धारा 198। मैनेजर के लिए जो रेम्यूनरेशन निकलता है वो भी इसी सेक्शन से निकलता है कि जो कंपनी को चलाते हैं उनका मैक्सिमम रेम्यूनरेशन कितना होगा, उसके लिए भी सेक्शन 198 की ज़रूरत पड़ती है। और कंपनी अपनी CSR एक्टिविटीज़ पे कितना पैसा खर्च करेगी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे कितना खर्च करेगी, ये भी वहीं से तय होता है। और हिंदी में क्या है, पिछले 3 वर्षों के दौरान कमाए गए औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करना होगा। मतलब अब समाज में कैसे खर्च करेंगे, मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे खर्च करेंगे। देखिए, ये CSR में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस योर कंपनीज कार्बन फुटप्रिंट। भाई कंपनी की फैक्ट्री में जो कार्बन उत्सर्जन होता है, ठीक है, जो कि फिर नुकसान पहुंचाता है पर्यावरण को, एक तो उसको कम करने का प्रयास करें। रेज मनी और डिस्ट्रीब्यूट फूड फॉर अ लोकल फूड बैंक। मान लीजिए कोई एक फूड बैंक है जहाँ पे जो बच्चे गरीब हैं, जैसे गवर्नमेंट रसोई योजना चलाती है, उसी तरह से आप एक फूड बैंक खोल सकते हैं जहाँ फूड पैकेट आप देंगे, उस पर पैसा खर्च कीजिए ताकि कोई भूखा ना रहे। वॉलंटियर विद अ लोकल चैरिटी, लोकल लेवल पे आप चैरिटी कीजिए। क्लीन अप लोकल पार्क्स इनिशिएटिव लें, जैसे आसपास के मंदिर, तीर्थ, इस तरह से बगीचे वगैरह की साफ़ सफाई का काम वो कंपनी ले ले। रेज अवेयरनेस फॉर ए डिजीज़ और डिसेबिलिटी, कोई बीमारी है या डिसेबिलिटी है, कैंसर है, एड्स है, कोई भारी भरकम रोग है, उसके विरुद्ध एक मुहिम चलाएं, एक जागरूकता कैंपेन चलाएं। टीच एट अ लोकल स्कूल और डे केयर सेंटर। मान लीजिए कोई स्कूल गोद ले लें या स्कूल के लिए कोई बिल्डिंग बनवा दें या वहाँ पे 2 टीचर्स का पेमेंट कंपनी कर दे ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। वॉलंटियर एट अ नर्सिंग होम के लिए वॉलंटियर्स अरेंज करवा दें। मेक केयर पैकेजेस फॉर द मिलिट्री, जो मिलिट्री पर्सनस होते हैं उनके रोज़ाना काम की जो चीज़ें हैं उनके लिए केयर पैकेजेस बना दें। ये सब क्या बताए सर, इन सब जगहों पे। और इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं जहां कंपनी पैसा खर्च कर सकती है अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत। और ये एक तरह से मैंडेटरी हो गया है हर कंपनी को, जो इस धारा में आती है, जो नियम होंगे वो धारा में आती है, फिर उनको पिछले 3 साल में कमाए गए प्रॉफिट का 2% उस पर स्पेंड करना होगा। ये वाला कम से कम सेक्शन वॉलंटरी नहीं है, ये उनको मैंडेटरीली या लीगली करना पड़ेगा हर कंपनी को। तो इसका मतलब क्या है, जो एकाकी व्यक्ति है या फर्म है उसको स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है,
उससे चाहा गया कि वो भी खर्च करे समाज के लिए, मैं अभी पूरा चैप्टर बताऊंगा, लेकिन कंपनीज के लिए तो मैंडेटरी है। चलिए अब बात करते हैं। एथिक्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम द एंशिएंट ग्रीक वर्ड। जो नीति शास्त्र हम पढ़ते हैं, एथिक्स पढ़ते हैं, बिजनेस में एथिक्स होने चाहिए, इंसान को भी एथिकल होना चाहिए। तो इस नीति शास्त्र की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्राचीन शब्द डैश डैश से हुई है। मोस, एथिकस, इथोस, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें बी और सी में ही लड़ाई लगती है, क्योंकि एथिक्स है तो कहीं ना कहीं ई थी, ये वर्ड तो आना ही चाहिए। तो इथोस, इथोस वर्ड से उसकी उत्पत्ति हुई है, तो उसका आंसर सी रहने वाला है। चलिए क्या कहता है, व्हाट आर एथिक्स? एथिक्स ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इथोस। और इथोस का मतलब क्या था? कस्टम, जो परंपरा चली आ रही है, हैबिट, जो हमारी आदतें हैं, कैरेक्टर, जो हमारा चरित्र है, और डिस्पोजिशन। एथिक्स कवर्स द फॉलोइंग डिलेमास। देखिए कई बार हम दुविधा में होते हैं, कश्मकश में होते हैं, इधर जाएं या ये जाएं, क्या सही है क्या गलत है। तो एथिक्स हमें किस में मदद करते हैं, कैसे हम अच्छा जीवन जी सकते हैं इंसानी तौर पे भी और एक व्यवसाय के तौर पे भी। यानी अच्छा बिहेवियर क्या है, आवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा जिम्मेदारी क्या है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। द लैंग्वेज ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत को परिभाषित करने के लिए एथिक्स की ज़रूरत होती है। मॉरल डिसीजन, व्हाट इज़ गुड एंड बैड, इसमें भी एथिक्स की ज़रूरत पड़ती है, क्या सही क्या गलत, जिसको हमें हिंदी में एक वर्ड होता है नीर शीर विवेक। यानी हमारे अंदर दूध क्या है, पानी क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, तो वो नीर शीर विवेक होना चाहिए, हमें क्लियर पता होना चाहिए। तो एथिक्स, उसमें आपको एथिक्स पढ़े हुए होते हैं तो आप मजबूत रहते हैं। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन विच एग्जिस्ट विद द बेसिक एम ऑफ मैक्सिमाइजेशन। व्हाट मैक्सिमाइजेशन? तो आप ही समझिए, व्यापार बेसिकली जो होता है ना, वो एक आर्थिक संस्था होता है। हिंदी में लिखा है व्यवसाय एक आर्थिक संस्था है जिसके अस्तित्व का मूल उद्देश्य होता है लाभार्जन। कई बार क्या होता है, अपन कल्याण, वेलफेयर देख के घुस जाते हैं कि हाँ भाई वेलफेयर करना है, लेकिन जो बिजनेस का प्राइमरी पर्पस है वो होता है प्रॉफिट मेकिंग। अब ये ठीक है कि समाज या उभरती चीज़ों के साथ साथ व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व भी हो गए हैं, और सामाजिक उत्तरदायित्व का भी पिरामिड में आपको दिखाऊंगा, अभी चलो दिखाई देता हूँ पहले। तो उसमें आप पाएंगे कि सबसे बॉटम पे जो सबसे मेन कोर है वो तो है प्रॉफिट कमाओगे तो ही फिर आगे चीज़ें चलेंगी। तो क्वेश्चन क्या था, व्यवसाय एक आर्थिक संस्था है जिसके अस्तित्व का मूल उद्देश्य होता है अपने लाभ को कमाना या बढ़ाना। अब आप देखिए, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 भाग हो सकते हैं। एक हो सकती है उसकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सेकंड हो सकती है उसकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थर्ड होती है उसकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और चौथी है फिलॉन्थ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, या ये डिस्क्रिएशनरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप लोगों का धर्मार्थ पुण्यार्थ करो। मैं हिंदी में पहले बोल देता हूँ चारों को। इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपका आर्थिक उत्तरदायित्व क्या है, एक व्यवसाय का आर्थिक उत्तरदायित्व क्या है। सेकंड है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका कानूनी उत्तरदायित्व क्या है। थर्ड है एथिकल, ठीक है, कि भाई उसकी एथिकल उत्तरदायित्व क्या है, एथिक्स क्या कहते हैं। और चौथा है फिलॉन्थ्रोपिक, यानी परोपकार या दूसरों का धर्मार्थ, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इसकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको पढ़ो। बी प्रॉफिटेबल, सबसे पहला आपका मेन, चूंकि आप एक आर्थिक संस्था हैं तो आपका पहला काम है आपको प्रॉफिटेबल होना चाहिए। द फाउंडेशन अपॉन विच ऑल अदर रेस्ट, प्रॉफिट होगा तो सारी बातें हैं, ठीक है। यानी मैं आपको प्रॉफिट भी बता देता हूँ, अकाउंट्स की आपके कोर्स में है तो समझिए, रेवेन्यू और कॉस्ट का जो डिफरेंस होता है वो होता है प्रॉफिट। तो आपको प्रॉफिट कमाना ही है। ये जो होता है ना कि 80 रुपये में बनाऊंगा 80 में बेचूंगा, तो इससे आप प्रॉफिट नहीं कर पाते, और प्रॉफिट नहीं कर पाते ना फिर आप बी सी डी भी नहीं कर पाएंगे। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है व्यापार की, कि आप लॉ को ओबे करें। जितने भी कानून बने हुए हैं, जितने भी एक्ट बने हुए हैं, व्यवसाय को उसको मानना ही चाहिए। लॉ इज सोसाइटीज कोडिफिकेशन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, मतलब एक सोसाइटी ने क्या सही है क्या गलत है, अगर इसको संहिताबद्ध कर रखा है, एक कोडिफाई कर रखा है, एक कोड बना रखा है, एक लॉ ऑफ द लैंड बना रखा है, तो आपको प्ले बाय द रूल्स एंड ऑफ द गेम। अगर कोई गेम के रूल बने हुए हैं तो आपको उसके गेम के रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। अब एथिकल समथिंग, एक चारित्रिक और नैतिक चीज़ें आ गई। बी एथिकल, ऑब्लिगेशन टू डू व्हाट इज़ राइट, जस्ट एंड फेयर। आप अगर मान लो कोई नियम नहीं बनाया है तो वो कीजिए जो लगता है सही है, वो कीजिए जो न्यायप्रिय है या जो न्याय होना चाहिए, और वो कीजिए जो अच्छा है, ट्रू है, वो कीजिए।
किसी को नुकसान पहुंचाने से बचिए। एक व्यापार के तौर पे सोचिए और एक इंसानी तौर पे भी सोचिए। ये वैसे व्यापार के हैं। और लास्ट है बी ए गुड कॉर्पोरेट सिटीजन। व्यापार तो होता है, वो नागरिक तो होता नहीं है, लेकिन एक निगमीय नागरिक बनिए, एक अच्छे नागरिक बनिए। कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज टू द कम्युनिटी, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप कम्युनिटी के हाथ मजबूत कीजिए। आप व्यापार कर रहे हैं, दुनिया से लाभ कमा रहे हैं, तो उसको लौटाइए, लोगों के जीवन को बढ़िया कीजिए। ठीक है, ये व्यवसाय का फिलॉन्थ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो व्यवसाय की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग आपने भी देखे होंगे, समझे होंगे। क्या आप जूनियर अकाउंटेंट एंड टीआरए एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो हम आपके लिए 3 गिफ्ट लेके आए हैं। हमारा पहला गिफ्ट है यूट्यूब वीडियोस। हम आपको 100 से भी ज़्यादा यूट्यूब वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे। इसमें हमने कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स को कवर किया है। आपको हर चैप्टर की अप्रोच मिलेगी। हमारा दूसरा गिफ्ट है, आपको पीडीएफ मिलेंगे। ये पीडीएफ कलरफुल होंगे, विद फुल डिटेल्ड होंगे। आप अपनी पेज से जब देखना चाहें तब उनको देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गिफ्ट जो हमारी तरफ से रहेगा वो रहेगा टेस्ट सीरीज। जी हाँ, हम आपको 25 टेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। उसके द्वारा आप अपने क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। आपको अपने सही गलत क्वेश्चंस का पता लगेगा, कहाँ इंप्रूव करना है, कहाँ स्ट्रांग है, कहाँ वीक है, आपको पूरा डिटेल उसमें पता लगेगा। ठीक है, अब ये सब आपको मिलेगा कैसे? इसके लिए नीचे हमने एक लिंक दिया है, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो नीचे बताए हुए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। If a working enterprise is creating good working environment for its workers, then in this case responsibility is being fulfilled by the business. यदि कोई मान लीजिए बिजनेस है, एंटरप्राइज है, वो अपने कार्मिकों के लिए, जो उनके यहाँ वर्कर काम करते हैं, उनके लिए अच्छे कार्यस्थल का निर्माण कर रही है, मतलब अच्छा वर्किंग प्लेस है, ऐसा वो कर रही है, तो इन दिस केस रिस्पॉन्सिबिलिटी इज बीइंग फुलफिल्ड बाय द बिजनेस। तो बताओ व्यापार किसके प्रति अपना कर्तव्य पूरा कर रहा है? तो ये तो बहुत आसान है, क्योंकि वो अपने कार्मिकों के लिए अच्छा वर्किंग प्लेस प्रोवाइड करा रहा है। तो क्या वो शेयर होल्डर के प्रति अपना उत्तरदायित्व निभा रहा है? नहीं। शेयर होल्डर का मतलब होता है अपने प्रॉफिट और अपने वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से कि उनका लाभ बढ़े, संपत्ति बढ़े। श्रमिकों के प्रति उत्तरदायित्व बिल्कुल, आप अपनी जो लेबर, जो आपके हाथ हैं, उनको आप मजबूत कर रहे हैं, उनको एक अच्छा वर्किंग प्लेस दे रहे हैं। क्या आप मालिकों के प्रति उत्तरदायित्व निभा रहे हैं? नहीं। मालिक और शेयर होल्डर ए और सी तो एक जैसे ही हो गए। क्या वो आप उपभोक्ताओं के प्रति कर रहे हैं? नहीं। उपभोक्ताओं को तो क्या मतलब है कि आप अपने वर्कर को कैसा प्लेस प्रोवाइड करते हैं? बहुत आसान सा ही क्वेश्चन था। फिर भी एक बार आप समझने के लिए समझ लीजिए कि एक व्यवसाय के अपने कार्मिकों के प्रति क्या उत्तरदायित्व होते हैं। सबसे पहले है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ लॉयल्टी। आप एक तो उनको ना अवसर दीजिए, उनके प्रति वफादार रहिए और फिर उनको वफादार होने दीजिए। टू क्रिएट गुड वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, ऑफिस है, ऑफिस में पंखा हो, ना तो कूलर हो, और अच्छा हो तो एसी हो, इस तरह का एक अच्छा माहौल रखिए, हेल्दी माहौल रखिए। टू इंट्रोड्यूस कोड ऑफ कंडक्ट फॉर वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़। अपने जितने भी श्रमिक हैं, कार्मिक हैं, उनके लिए सारे आप नियम बना दीजिए कि भाई आप कितने बजे आएंगे, कितने बजे जाएंगे, लंच कब होगा, टी ब्रेक कब होगा, और जितने नियम हो सकते हैं वो सारे आप पहले ही लिख लीजिए और उनको बता दीजिए। टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सर, सुरक्षा सबसे पहली ज़रूरत होती है ह्यूमन बींग्स के लिए, तो आप उनको सेफ्टी प्रोवाइड कीजिए। ऐसा उनको डर ना लगे, वो डर के या दबाव में काम ना कर रहे हों, क्योंकि नौकरी कभी भी जा सकती है। बहुत ज़्यादा टारगेट का प्रेशर उनको मत दीजिए। महिला कार्मिक है तो उनके उत्पीड़न से रक्षा के लिए स्ट्रिंजेंट कठोर कानून बनाइए। टू प्रोवाइड फेयर वेजेस एंड सैलरी। ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनका शोषण ना करें। कई लोग करते हैं कि 8,000 रुपये तनख्वाह देते हैं, 15,000 पे साइन करा लेते हैं, 20,000 तनख्वाह देते हैं, 30,000 पे साइन करा लेते हैं, 15-15 दिन वेतन नहीं देते, 2-2 महीने का तनख्वाह रोक के रखते हैं। ये सब गलत प्रैक्टिसेस हैं। तो आप उनको सही तनख्वाह दीजिए, सही उनकी मजदूरी दीजिए, मेहनत का मेहनताना अच्छा दीजिए। टू इंट्रोड्यूस स्कीम ऑफ पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट। वो डिसीजन मेकिंग में भाग लें, इसके लिए आप उनके लिए जैसे ईसोप जैसी कोई स्कीम लाइए। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, आपके एम्प्लॉय आपका शेयर खरीद सकें, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकें, ऐसा कोई प्लान लाइए। टू इंट्रोड्यूस इम्पार्शियल प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र पॉलिसीज़। आप फेयर पॉलिसीज़ रखिए। प्रमोशन ऐसा नहीं है कि आप अपने चहेतों को प्रमोशन दे रहे हैं और जो आपको अच्छे नहीं लगते उनको उल्टी पुल्टी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आप ऐसा ना करें। आपकी एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी होनी चाहिए, ठीक है। ब्राइट लिमिटेड यूजेस रॉक्स, ट्रीज, इलेक्ट्रिक पोल्स, वॉल्स ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, एडवर्टाइज इट्स प्रोडक्ट्स।
दिस टू एडवर्टाइजिंग पॉलिसी हैज़ मेड देयर प्रोडक्ट नोन टू द पब्लिक, आइडेंटिफाई द विच ग्रुप हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इग्नोर्ड बाय ब्राइट लिमिटेड। अब एक कंपनी है ब्राइट लिमिटेड, खुद को मान लो, आप क्या कर रहे हैं, जो चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, बिजली के खंभे होते हैं, पेड़ होते हैं, ऐतिहासिक स्मारक होते हैं, आप उनकी दीवारों का प्रयोग अपने उत्पादों के विज्ञापन के लिए कर रहे हैं। आपका एक प्रोडक्ट है, आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा, एडवर्टाइजमेंट में आपने एडा मॉडल पढ़ा, एडा मॉडल में ए होता है जिसमें आप क्या करते हो, अवेयरनेस फैलाते हो। अब आपने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को जगह जगह छाप दिया, आपको बिजली का खंभा दिखा, वहाँ लगा दिया। मान लो मेरा कोचिंग सेंटर है, तो मैंने, मान लो है नहीं, तो वहाँ पे आपने कोचिंग सेंटर को खंभे पे पोत दिया, पोस्टर लगा दिए, चट्टान दिखी तो चट्टानों को पेंट करवा दिया, पेड़ दिखा तो पेड़ के ऊपर पेंट कर दिया। जो जगह दिखी आपने, बस कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट, हमारी सर्विसेज दिखनी चाहिए, आपने वो करना शुरू कर दिया। इससे हुआ ये कि जनता आपके प्रोडक्ट को पहचानने में लग गई। ये पूछ रहा है कि आप उस समूह की पहचान कीजिए जिसके प्रति उत्तरदायित्व की ब्राइट लिमिटेड द्वारा उपेक्षा की जा रही है। अब आप ये पहचानो कि किस ग्रुप के प्रति आप इग्नोर कर रहे हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं समझ रहे हो। क्या आप सरकार को दिक्कत कर रहे हो? देखो, सरकार को तो क्या दिक्कत है, सरकार को ये जो हो रही है उससे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है। उपभोक्ता कंज्यूमर्स को भी कोई दिक्कत नहीं है, इनफैक्ट कंज्यूमर्स को तो आपके प्रोडक्ट के बारे में पता लग रहा है। समाज को दिक्कत है या निवेशक, जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने कंपनी में पैसा लगाया है, उनको भी कोई तकलीफ नहीं है। सही बात ये है कि ये आप समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व का उल्लंघन कर रहे हो, और कई कंपनीज करती भी हैं, क्योंकि समाज का कोई चेहरा नहीं होता, समाज एक कलेक्टिव नाउन है, तो उसमें पता नहीं चलता। लेकिन आप कहीं ना कहीं अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ऐसा कर रहे हो, आप शहर की संपत्तियों को विद्रूप कर रहे हो, उनको ख़राब कर रहे हो। ये बात है, आपको माननी पड़ेगी। एथिकली यू आर रॉन्ग। लीगली हो सकता है कि जब तक कोई ऐसी पॉलिसी ना बने, भाई जब तक विज्ञापन एक्ट, मान लो एडवर्टीजमेंट एक्ट बन जाए, तब तो फिर वो करना लीगली गलत हो जाएगा। लेकिन जब तक वो नहीं है तो कम से कम आप एथिकली गलत कर रहे हो, और सोसाइटी के प्लस की तरफ आप सही नहीं कर रहे हो। अब आप ये समझिए कि व्यवसाय करना कितना मुश्किल होता है। व्यवसाय की कई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। यहाँ पे जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, मैं सबके प्रति आपकी एक एक लाइबिलिटी बताऊंगा। वैसे हर किसी के प्रति आपकी बहुत बहुत सारी लाइबिलिटी, और करो जितना कम है। अगर शेयर होल्डर्स की बात करें, जिन्होंने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है, आपका काम है कि उनको कमा के देना, उनके पैसे को सुरक्षित रखना, उनको कमा के देना। अगर एम्प्लॉयज़ की तरफ बात करें तो आपका काम है कि उनको अच्छी वर्किंग कंडीशन देना, अच्छी तनख्वाह देना, अच्छी लाइफ देना। कंज्यूमर्स, अगर कंज्यूमर्स की तरफ बात करें तो आपका उनके प्रति दायित्व है कि आप एक अच्छे प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज उनको दें, और उनके प्रति उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको ऊंचा करें। गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज़, सरकार के प्रति या प्रशासनिक संस्थाओं के प्रति आपका काम है कि आप सारे टैक्सेस दें और सारे नियमों को फॉलो करें, ठीक है। जनरल पब्लिक के प्रति आपका कर्तव्य है कि आप जैसे मान लीजिए चैरिटी के काम करें, धर्मार्थ काम करें, आप एजुकेशन को बढ़ावा देवें, मेडिकल को बढ़ावा देवें। एनवायरनमेंट के प्रति आपका कर्तव्य है कि आप कोई क्लीन मूवमेंट चलाएं, साफ़ सफाई अभियान चलाएं, नदियों की सफाई, पब्लिक प्लेसेस की सफाई, ऐसा कुछ अभियान आप चला दें। तो ये आपकी या कार्बन को कम उत्सर्जित करें। लोकल कम्युनिटी के प्रति भी आपका फ़र्ज़ है कि जहाँ आपकी फैक्ट्री है वहाँ के लोगों को रोज़गार दें, ये कहीं ना कहीं आपका फ़र्ज़ है। वहाँ कोई बीमारी है तो उसके प्रति लोगों को अवेयरनेस करें। तो ये सब आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। प्रॉफिट कमाने के साथ साथ आपको ये सब भी करना चाहिए। कितना कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो उतना आप कहेंगे कि भाई आपने अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा किया है, नहीं किया। जैसे एक इंसानी तौर पे अपनी कई जिम्मेदारियां होती हैं, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति होती है। कई लोग उसका पालन करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं। इसी तरह बिजनेस है, कई बिजनेसेस अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करते हैं, कई नहीं करते। ये जो सारे आप देख रहे हैं ना, खिलाड़ी अंदरूनी और बाहरी, ये सारे स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, जो व्यवसाय की तरफ देखते हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग फेयरनेस क्रीम। एक कंपनी सिंथेटिक, चलो पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। अ कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग फेयरनेस क्रीम यूजिंग सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंड ब्लीच, बट कंपनी इज एडवर्टाइजिंग इट्स क्रीम एज अ हर्बल क्रीम। अच्छा, ऑल्सो कंपनी डिड नॉट मेंशन द इंग्रेडिएंट्स ऑन द पैक। वॉट वैल्यू और वैल्यूज इज बीइंग वायलेटेड बाय द कंपनी। अब एक कंपनी क्या कर रही है, आप समझ गए क्वेश्चन तो, कि एक कंपनी क्या कर रही है, सिंथेटिक उत्पादों और ब्लीच का उपयोग करके फेयरनेस क्रीम का बना रही है। मान लीजिए हमारे भारत में अभी भी गोरा होने को बहुत अच्छा माना जाता है,
ठीक है, थोड़ी थोड़ा सुधार आ रहा है बट ठीक है। तो एक कंपनी है फेयरनेस क्रीम बना रही है, उसमें वो क्या करती है, जो चीज़ें मिलाती है वो है सिंथेटिक प्रोडक्ट्स और ब्लीच वगैरह मिलाती है ताकि गोरापन जल्दी दिख जाए। लेकिन कंपनी अपनी क्रीम को हर्बल क्रीम के रूप में विज्ञापित कर रही है कि हमारी तो आयुर्वेदिक क्रीम है, प्रकृति से बनाई गई है, प्राकृतिक उत्पादों से बनाई गई है। साथ ही कंपनी क्या कर रही है, जो पैक बना रही है उसमें प्रयुक्त सामग्री का जिक्र ही नहीं कर रही। मतलब इस क्रीम को बनाते समय क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए आप वो बता ही नहीं रहे हो। तो कंपनी द्वारा किन मूल्यों का उल्लंघन किया जा रहा है? कुछ तो कंपनी गड़बड़ कर रही है। कंपनी एक तो पैकेट पे लिख नहीं रही है कि वो किन इंग्रेडिएंट्स का प्रयोग कर रही है, और गलत तो कर ही रही है, बना जिन चीज़ों से रही है और एडवर्टाइज कुछ और ही कर रही है। तो ये क्या है? ये ग्राहकों को धोखा देने वाला अनैतिक व्यवहार है तो सही। इट इज़ द अनएथिकल बिहेवियर बाय चीटिंग कस्टमर्स। पैकिंग पर उत्पादन में प्रयुक्त सामग्री नहीं देकर सूचना के नियमों का उल्लंघन, बिल्कुल। जो हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ा था उसमें राइट टू इन्फॉर्मेशन था। राइट टू इन्फॉर्मेशन में ये था कि आपको प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ जानकारी देनी है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी, उसके इंग्रेडिएंट्स, उसकी एक्सपायरी डेट, इन सब की जानकारी देनी है, आप वो भी नहीं दे रहे हो। तो हाँ, ये भी उल्लंघन आप कर रहे हो। थर्ड है विज्ञापन में गलत जानकारी का अनुचित व्यवहार। सही बात है, कहीं ना कहीं आप जानकारी छुपा रहे हो, या तो छुपा क्या रहे हो, आप तो मिसलीड कर रहे हो। आप प्रोडक्ट को ज़बरदस्ती कह रहे हो हर्बल प्रोडक्ट है, जबकि वो है ही नहीं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपका है ही नहीं, तो जड़ी बूटियों वाला प्रोडक्ट है ही नहीं, तो ये आप गलत कर रहे हो। तो ये उपयुक्त सभी कहीं ना कहीं इस मामले में आप ये सारी गड़बड़ें कर रहे हो, आप ग्राहकों को मिसलीड कर रहे हो। ठीक है सर, चलिए इसके बाद अपन आगे क्वेश्चन और देखते हैं। तो इसका एक बार और पहले बात समझ लीजिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द कस्टमर। वैसे कस्टमर के प्रति आपके क्या सामाजिक उत्तरदायित्व हैं, उनको समझना चाहिए। टू प्रोवाइड क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस। आप उनको बढ़िया गुड्स एंड सर्विसेज दोगे, वो भी रीजनेबल प्राइस पे दोगे, एक उचित कीमत पे दोगे। ठीक है। टू अवॉइड आर्टिफिशियल स्केर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। आप ज़बरदस्ती, जैसे कई दुकानदार करते हैं, स्टॉक होल्डिंग कर लेते हैं, बहुत सारा क्या क्या कहें, काला बाजारी या जमाखोरी बोलते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं, बहुत सारा स्टॉक स्टोर करके फिर बाज़ार में कृत्रिम मांग की कमी पैदा कर देते हैं और चीज़ों के भाव को बढ़ा देते हैं, और फिर धीरे धीरे सप्लाई करके मोटा पैसा कूटते हैं। ठीक है, तो बदमाशी करते हैं, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, ये सोशली आपकी जिम्मेदारी बनती है। प्रॉफिट कमाने के लिए तो ठीक है कि हाँ सर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। टू एंश्योर कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद सर्वे। आपको सर्वे वगैरह ऑर्गेनाइज करना चाहिए, हमारा प्रोडक्ट आपको कैसा लगता है, हमारे प्रोडक्ट में क्या बेटरमेंट हो सकता है, इस तरह का सर्वे कंडक्ट करना चाहिए। टू अवॉइड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कस्टमर्स। आपको कस्टमर्स को एक्सप्लॉयट नहीं करना चाहिए। मान लीजिए कोई चीज़ है, आप ही बनाते हैं, कोई और नहीं बनाता, तो आप इसका नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएं। टू मेंटेन क्लोज लिंक विद द कस्टमर थ्रू कंज्यूमर सेल्स। तो ठीक है जी, ये जो उपभोक्ता संरक्षण परिषदें होती हैं उनके साथ आप थोड़ा सा टच में रहिए, किस तरह की शिकायतें आ रही हैं, ऐसी कोशिश करें कि शिकायतें ना आए। बेटरमेंट को समझिए, कैसे आप कंज्यूमर का बेटरमेंट कर सकते हैं। टू ऑनर एंड प्रोटेक्ट राइट ऑफ कस्टमर। जो CPA के तहत 6 राइट बताए गए हैं, वो 6 राइट का आपको सम्मान करना है और उनके अधिकारों की रक्षा करनी है। आप कुछ ऐसा काम नहीं कीजिए कि कंज्यूमर्स के उन राइट्स का वायलेशन हो। तो ये सारा आपका अपने ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व है। केवल उनको चूसना या उनका उनसे केवल मोटा पैसा कमाना ही आपका मकसद नहीं है, ये सब भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जो आपको पूरी करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद आता है, तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। कॉमर्स पॉइंट नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर ईजिली मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे जूनियर अकाउंटेंट एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड है, तो हमने उसके लिए 3 तरह के प्रोडक्ट तैयार किए हैं और मैं आपको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। जस्ट देखिएगा। अगर आप एक बहुत सिंपल छोटे से कोर्स से स्टार्ट करना चाहें और क्या वैल्यू मिलेगी वो देखना चाहें, तो एक हमारा 99 रुपये का कोर्स है। उसमें हमने सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन बैंक दिए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं, आपका अकाउंट्स तैयार हो गया है, तो क्वेश्चन बैंक हम आपको मात्र 99 रुपये में प्रोवाइड कराएंगे। उसके अंदर आपको 1500 क्वेश्चन मिलेंगे, 1500 से इनफैक्ट ज़्यादा ही होंगे, और वो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश में होंगे और चैप्टर वाइज होंगे। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का सिलेक्शन किया गया है। इसी तरह अगर आपको मान लीजिए आपका लगता है कि मेरा अकाउंट ऑडिट तैयार हो गया है, तो आप ऑडिट के इतने ही क्वेश्चन मात्र 99 रुपये में, इस तरह किसी भी सब्जेक्ट के, जो कॉमर्स रिलेटेड 6 सब्जेक्ट हैं, उन किसी भी सब्जेक्ट के आप पेपर हमसे बाय कर सकते हैं, मात्र 99 रुपये में अवेलेबल है। ये तो हो गई क्वेश्चन बैंक की बात। अगर मान लीजिए आपके पूरे सब्जेक्ट्स की, सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी हो चुकी है, तो आप हमारे 249 वाला प्रोडक्ट देख सकते हैं।
एक्चुअली इसके अंदर सैम्पल पेपर्स हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे पास 25 क्वेश्चन आते हैं हर सेक्शन से, अकाउंट्स 25, ऑडिट 25, RSR 25, तरह से 6 सब्जेक्ट हैं, तो टोटल 150 क्वेश्चन है। तो 150 क्वेश्चन जब होते हैं तो एक सैम्पल पेपर पूरा होता है। तो हमने ऐसे 50 सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराए हैं। अगर आप बहुत ही सीरियस तैयारी कर रहे हैं और अपने चांस नहीं गंवाना चाहते और जॉब लेना चाहते हैं, तो बिल्कुल एडवाइस करूँगा कि आप ये 50 सैम्पल पेपर्स परचेज़ कीजिए और मात्र 249 रुपये में अवेलेबल है। यानी अगर एक सैम्पल पेपर मात्र 5 रुपये हो गया, अगर आप हिसाब लगाएं तो, और 5 रुपये में 150 क्वेश्चन हो गए अबाउट दैट, और बहुत ही अच्छे सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयारी के लिए। वेल, ये भी आपका सैम्पल पेपर रहा। इसके बाद अगर बाय द वे आप अकाउंट्स के नहीं हैं या आपको अकाउंट्स की बहुत अच्छी तैयारी करनी है, तो हमारा अकाउंट्स का वीडियो लेक्चर्स का पूरा कोर्स तैयार है और मात्र 499 रुपये में अवेलेबल है। इसके तहत अगर आप ये 499 का कोर्स लेते हैं तो हमने आपको सैम्पल पेपर्स फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। जो सैम्पल पेपर्स 249 की वर्थ के थे वो भी हमने फ्रीली प्रोवाइड कराए हैं। तो जस्ट अगर नेट देखा जाए तो नेट ये कोर्स आपका 200 का ही हो गया, ऑलमोस्ट 200 या 250 का हो गया, इनफैक्ट 250 रुपये का हो गया। तो जस्ट मैं ये चाहता हूँ कि आप अकाउंट्स पढ़ें और अच्छे से पढ़ें, और इसके अंदर 150 से ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स हैं। एक एक चैप्टर को 10-10, 12-12 वीडियो लेक्चर्स में इन डेप्थ स्टडी कराया गया है। अगर आप इनको देखने के बाद अकाउंट्स के पेपर लगाते हैं, अकाउंट्स के वीडियोस हमारे तैयार हैं इस महीने, और आने वाले महीनों में और वीडियोस तैयार होते चले जाएंगे। लगता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो सारे कोर्स आपको पूरे अवेलेबल मिले, जस्ट आप जा सकते हैं। और ये सब हमारे कॉमर्स पॉइंट ऐप पे मिलेगा। फायदे में आपको कोई दिक्कत आती है तो घर पे आप हमें Respecting people's religious feelings and dignity while advertising a product is an example of dash dash responsibility. किसी उत्पाद के विज्ञापन के दौरान लोगों की धार्मिक भावनाओं और उनकी गरिमा का सम्मान करना डैश डैश की जिम्मेदारी का एक उदाहरण है। देखो, अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहले हमने ये समझ लिया था कि कहें जस्ट अ मिनट, कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके 4 पार्ट हैं। उसमें आपकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, उसमें आपकी लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, उसमें आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है, और चौथी डिस्क्रिएशनरी या फिलॉन्थ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है। अब इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये है आपकी कि आप प्रॉफिट कमाएं। लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप सारे रूल्स को फॉलो करें, ठीक है। एथिकल, व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ रॉन्ग, इसका सेंस जो होता है एथिक्स, हमने अभी बात की थी। अब बात यह है कि आप क्या कर रहे हो, अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन करना चाहते हो, लेकिन आपको लोगों की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। मुझे ध्यान आता है कि पीछे एक सर्फ का एडवर्टाइजमेंट आया था, उससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे और उनको फिर वो विज्ञापन वापस लेना पड़ा था। तो कभी भी आप विज्ञापन दें, एक संस्था के तौर पर विज्ञापन दें, तो आपको लोगों की धार्मिक भावनाओं का, क्योंकि हमारा देश विविधताओं वाला देश है, हमारी कंट्री में केवल एक ही धर्म के लोग नहीं रहते हैं, कई जातियाँ हैं, तो आपको उसका ध्यान रखना है। कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जिससे हर्ट कर जाए। जैसे एक बार बिस्लेरी का एडवर्टाइजमेंट आया था और उसमें ऊँट था और वो टीचर्स से ज़्यादा समझदार दिखाया गया था, तो वो अच्छा नहीं था। उसमें आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की तरफ अपना डिसरिस्पेक्ट शो करते हैं। तो ये आपकी अब किस तरह की, ये आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपकी एक तरह से नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि आप विज्ञापन बनाते समय थोड़ा सा ध्यान रहें। इसमें डिस्क्रिएशनरी या धर्मार्थ जैसी बात नहीं, आपकी मर्जी हो तो करें, ठीक है। ये कुछ विज्ञापन थे जो अपने अपने समय पे कंट्रोवर्शियल रहे, फिर उसको उस पर्टिकुलर संस्था को वापस लेना पड़ा। उस पर मैं नहीं जाता क्योंकि टॉपिक का हिस्सा नहीं है। वेल, विच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू द गवर्नमेंट। अब आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा उत्तरदायित्व आपका सरकार के प्रति नहीं है, व्यवसाय का कौन सा उत्तरदायित्व सरकार के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है। तो पहला है सरकार द्वारा निर्धारित प्रदूषण कानूनों का पालन करना। सर ये तो है, जो भी पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए एक्ट बनाए गए हैं आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स। बिल्कुल, अगर आप एक रिको एक इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करने की जगह होती है, रिको एक एक्चुअली संस्था है, तो अगर आप एक रिको एरिया में अपना व्यवसाय स्थापित करते हैं तो जो भी उन्होंने बताया है कि इतनी ज़मीन होना चाहिए, इधर से उधर गुजरने के लिए इतना एरिया होना चाहिए, प्लांट की कैपेसिटी ऐसे होनी चाहिए, उन सारे नॉर्म्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। आप उसको बाईपास नहीं कर सकते या
ऐसे अनदेखा नहीं कर सकते। प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विस, यार ये कहाँ से आ गया, ये तो कंज्यूमर के प्रति सर्विस है भाई। सेल करने के बाद ग्राहक को सर्विस देनी है तो ये तो आपका ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व है कि ऐसा नहीं बस बेचा और भूल जाओ उसको कंटिन्यूस सपोर्ट दो, सर्विस दो, प्रॉब्लम आए वारंटी गारंटी इस तरह के बेनिफिट्स दो। तो ये आपका कंज्यूमर के प्रति उत्तरदायित्व है। क्वेश्चन ये था कि कौन सा गवर्नमेंट के प्रति नहीं है। चौथा और देख लो, पेमेंट ऑफ टैक्सेस फीसेस सरचार्ज विद ऑनेस्टी। आपको जितने भी आपके ऊपर टैक्सेस शुल्क वगैरह लगते हैं, सरचार्जेस लगते हैं, आपको ईमानदारी से उनका भुगतान करना चाहिए। ये आपका सरकार के प्रति उत्तरदायित्व है। तो इसका आंसर सी हो गया। सी इसलिए क्योंकि वो गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायित्व नहीं है आपका। ठीक है, एक बार आप समझ लीजिए कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स गवर्नमेंट वैसे क्या आपके उत्तरदायित्व माने गए हैं। पेमेंट ऑफ रेगुलर टैक्सेस, आप समय पे टैक्स का भुगतान करेंगे। टू फॉलो द लॉ रूल्स रेगुलेशन रिलेटिंग टू लाइसेंसिंग पॉल्यूशन कंट्रोल, ये आगे देखो आपको इन सब के नियमों का पालन करना है। लाइसेंस लेने हैं जरूरी जो भी हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल का ध्यान रखना है। टू अवॉइड यूज ऑफ करप्ट एंड अनएथिकल मीन्स टू सीक फेवर फ्रॉम गवर्नमेंट, आप भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, अनैतिक अचारित्रिक तरीके नहीं लगाएंगे। वो अपन जानते हैं कि टेबल के नीचे से खिलाई पिलाई करके सरकारी ऑफिशियल्स को पटा के आप नहीं करेंगे बिजनेस। आप कहेंगे सर बिजनेस में ये सब करना पड़ता है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तो खिलाफ है। अब आप करते हैं नहीं करते हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। नेक्स्ट और थोड़ा देखते हैं। टू अवॉइड इन्फ्लुएंसिंग पॉलिटिकल लीडरशिप फॉर पर्सनल गेन थ्रू द ब्राइब्स एंड इमोरल प्रैक्टिसेस। भाई कई बार तो क्या होता है, बिजनेसमैन इतने बड़े हो जाते हैं कि वो सरकारें गिराने उठापटक करने में भी योगदान देते हैं। एमएलएस को खरीदना, उनको रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करना, वो सब चलता है, लेकिन है गलत, हो रहा है। कितना होना चाहिए उस पर अभी मैं नहीं जाता। टू फॉलो फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, आपको अच्छी ट्रेड प्रैक्टिसेस जो होते हैं, चलने वाले व्यवहार हैं, उनका पालन करना चाहिए। टू अवॉइड टैक्स इवेजन एट ऑल लेवल, टैक्स की चोरी से बचना चाहिए। टू रीपे लोन, अगर लोन लिया है तो ऐसे नहीं खाने की नीयत से लो या फिर बाद में भाग जाओगे देश छोड़ के। लोन लिए हैं बिजनेस चलाने के लिए तो लोन का ब्याज का समय पे, कई लोग होते हैं विलफुल डिफॉल्टर होते हैं, जानबूझकर उनका पैसा होता है तो भी नहीं चुकाते। टू मेंटेन फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी, आप एक वित्तीय पारदर्शिता रखें, आपके अकाउंट्स क्लीन हो, मैनिपुलेशन ना हो, ये सब आपकी गवर्नमेंट के प्रति उत्तरदायित्व है। अगला क्वेश्चन कहता है द कंपनी इज रनिंग अ चैरिटेबल हॉस्पिटल इन द एरिया। अच्छी बात है, एक कंपनी क्षेत्र में एक धर्मार्थ अस्पताल चला रही है। इन द अबव लाइन्स आइडेंटिफाई टुवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप कंपनी इज फुलफिलिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपको पहचानना है कि वो समाज के किस तबके के प्रति अपना योगदान कर रही है। क्या वो शेयर होल्डर्स के प्रति योगदान कर रही है। अब हॉस्पिटल का शेयर होल्डर्स से क्या रिलेशन, शेयर होल्डर्स को मतलब होता है केवल उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से, उनके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से, कि उनका प्रॉफिट बढ़ता रहे और उनकी संपदा बढ़ती रहे, कंपनी के शेयर का मूल्य बढ़ता रहे। शेयर होल्डर्स को इससे वास्ता होता है। कम्युनिटी को तो कहीं ना कहीं फ़ायदा करता है, एम्प्लॉय को भी कोई फ़ायदा नहीं है। आपकी गांव में फैक्ट्री है, उस गांव में आपने एक हॉस्पिटल खोल दिया 50 बेड का, तो इससे एम्प्लॉयज़ को तो क्या ही फ़ायदा है, कंज्यूमर्स को भी कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, लेकिन जिस कम्युनिटी में आप हो उस समुदाय का आप बहुत भला कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। तो अगले पॉइंट में हम पढ़ेंगे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी के प्रति आपके क्या कर्तव्य हैं कि टू एंश्योर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, आप पर्यावरण का ख्याल रखेंगे। टू प्रोवाइड बेटर लिविंग कंडीशन, रहने की दशाओं को अच्छा बनाएंगे। टू इंट्रोड्यूस सोशल ऑडिट बाय प्रोफेशनल्स, आप एक सामाजिक अंकेक्षण करेंगे कि आप समाज से ले क्या रहे हैं, समाज को दे क्या रहे हैं, यानी आप पॉजिटिव हैं, लाइक दे रहे हैं कुछ, या समाज को चूस रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं। तो आप प्रोफेशनल से अपना सोशल ऑडिट करवाइए। टू एंश्योर रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड्स एंड सर्विसेज टू रीजनेबल प्राइसेस, ये कहीं ना कहीं वैसे कंज्यूमर वाली लाइन है, लेकिन कंज्यूमर रहता तो सोसाइटी में ही है। टू फ्रेम पॉलिसीज़ फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए जी, प्रकृति है, अपन को कई बार, मैं छोटा था तो पहले नहीं समझता था कि पेड़ काटने से क्या ही हो जाता है या जानवरों को मारने से क्या ही हो जाता है, लेकिन नहीं, ऐसे जातियाँ विलुप्त होती जाती हैं। वैसे बहुत कम चीज़ें बची हैं देखने के लिए, तो आपकी आने वाली जनरेशन ये सब देख सके तो आपको एक प्रोटेक्ट करना चाहिए एनवायरनमेंट को, वाइल्ड लाइफ को। टू कंट्रीब्यूट टू सोशल कॉज लाइक एजुकेशन एंड रूरल डेवलपमेंट, आपको गाँव का विकास करना चाहिए, शिक्षा पे आपको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसीलिए मैंने CSR एक्टिविटीज शुरू में बताया था, पहला आज का क्वेश्चन था। टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द इकोनॉमिक एंड नेशनल ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। देखिए जी, व्यक्ति से समाज बनता है, समाज से देश बनता है, तो आपको समाज में अपना योगदान करना चाहिए, देश की ग्रोथ के लिए आपको योगदान करना चाहिए, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें। तो ये सब आपका व्यवसाय समाज के प्रति आपका उत्तरदायित्व होता है।
तो स्टूडेंट्स, आप लोगों की डिमांड पे बुक फाइनली पब्लिश कर दी गई है। जैसे सबको पता है फिर भी बताता हूँ मैं। वैसे मैंने 50 सैम्पल पेपर्स ऑफर किए थे और वो आपके पास ऐप के अंदर अवेलेबल थे, यानी सॉफ्ट कॉपी के तौर पे थे। आप आराम से उनको देख सकते थे। पीडीएफ में काफ़ी कलरफुल से थे, बट बहुत लोगों को पसंद आने के बाद भी कई लोगों का ये कहना था कि सर हमें एग्ज़ाम टाइम के लिए भी और हमें बुक से सूट नहीं होता है, तो आप बुक निकालिए। तो 50 सैम्पल पेपर की बुक का साइज़ तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। इवन जैसे मैंने अभी 10 सैम्पल पेपर निकाले हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ पेजेस 360 हैं। जी हाँ, 360 इतने पेजेस अभी ही हो गए हैं। तो शायद अगर 50 पेपर की निकालता तो शायद 1800 पेजेस के आसपास हो जाते। तो इसीलिए इतनी बड़ी बुक मैं नहीं निकालना चाह रहा था, बट फाइनली अभी 10 सैम्पल पेपर तो निकाल ही दिए हैं। इसके अंदर आपके 1500 MCQ हैं। मैं कुछ फीचर्स आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। ये बुक का जस्ट फ्रंट कवर है। तो इसके अंदर आपको 1500 MCQ मिलेंगे, 10 सैम्पल पेपर मिलेंगे। ये सेकंड पार्ट, जिसको आप कॉमर्स वाला पार्ट कह सकते हैं, उसके लिए है। बाय द वे ये पूरा कॉमर्स नहीं है, पर पार्ट सेकंड के लिए निकाला है मैंने। हर क्वेश्चन, जी हाँ, हर क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में है। एक और बात कि हर क्वेश्चन के नीचे इन डेप्थ सॉल्यूशन हमने डिटेल से दिया है, इसीलिए इतने पेजेस लग गए हैं। वरना मैंने खुद भी कभी सैम्पल पेपर्स पढ़े हैं मेरी पढ़ाई के दौरान, तो 10 सैम्पल पेपर 100-120 पेजेस में आ जाते हैं। पर एक तो ये हिंदी इंग्लिश हो गया, तो डुअल लैंग्वेज होने की वजह से वैसे ही क्वांटिटी डबल हो गई। फिर हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया है, दैट्स वाई वो ज़्यादा हो गया है। फिर भी जैसे मैंने हमेशा कहा है, आप इन क्वेश्चनों को लगाइए। एक और बात, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो 50 सैम्पल पेपर्स थे, ठीक है, जो 50 सैम्पल पेपर्स थे वो क्वेश्चन, और अभी ये जो मैं 10+40 का मॉडल दे रहा हूँ, ये दोनों क्वेश्चन सेम है। अगर आपने वो ले रखे हैं, आप मोबाइल में कंफर्टेबल हैं, तो आपको दोबारा किताब खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप बुक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो ठीक है। तो ये 10+40 मॉडल क्या है, यानी 50 में से 10 क्वेश्चन तो मैंने हार्ड कवर बुक के तौर पे प्रोवाइड करा दिए हैं, और 40 क्वेश्चन फ्री में आपको अभी भी मिलेंगे। तो बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा है, 360 रुपये रखा है। यानी आपके पास एक तरह से दो चॉइस हो गए कि आप 250 रुपये दीजिए और 50 के 50 सैम्पल पेपर सॉफ्ट कॉपी के तौर पे ले लीजिए, या फिर आप ऐसा कीजिए कि 360 रुपये खर्च कीजिए। आपको बुक होम डिलीवर होगी, 4 से 6 दिन में होम डिलीवर हो जाएगी। आप हमारे ऐप के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं या अमेज़न के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। हाँ, ये है कि ये बुक अभी 2025 तक, ये 2025 नहीं 2024 तक ओपन मार्केट में अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हम 1-2 साल जब हमारा नाम हो जाएगा, उसके बाद हम ओपन मार्केट में लॉन्च करेंगे। टिल देन अभी ये आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं ऐप के थ्रू या अमेज़न के थ्रू, वहाँ से आपको 3 से 6 दिन में डिलीवर हो जाएगी। जस्ट एक आखिरी बात, इसके अलावा ये बुक का जैसे ऐसे बैक कवर है, यहाँ पे देखो आप प्राइस लिखा हुआ है, यहीं पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखे हुए हैं। एंड ये कि हमारे और डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं। धीरे धीरे हम, अगर इस बुक का वैसे अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो गया है, तो मैं बहुत कमिटेड हूँ कि बाकी अब धीरे धीरे हम सारे प्रोडक्ट्स को ऑफलाइन लाएंगे और फिर ओपन मार्केट में भी लाएंगे। तो बाकी सब्जेक्ट आप जैसे स्टैटिस्टिक, इंडियन इकोनॉमिक्स, जूनियर अकाउंटेंट का जो अकाउंटेंसी एग्ज़ाम है, ऑडिट हुआ, GF&AR हुआ, RSR हुआ, ये सब भी प्रोडक्ट आप हमारे ऐप पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैनेजर्स वर्क इफेक्टिवली एंड गिविंग रिटर्न टू देयर शेयर होल्डर्स। प्रबंधक प्रभावी ढंग से काम करते हैं और अपने अंशधारकों को आय कमा कर दे रहे हैं। आइडेंटिफाई टुवर्ड्स विच इंटरेस्ट ग्रुप कंपनीज फुलफिलिंग इट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उपरोक्त पंक्तियों में पहचान कीजिए कि किस हित समूह के प्रति कंपनी अपने सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर रही है। तो बहुत आसान है कि मैनेजर्स ढंग से काम कर रहे हैं, और ढंग से काम कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, ढंग से काम होकर कंपनी में जिन्होंने पैसा लगाया है उनको कमा के दे रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके प्रति कंपनी अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह कर रही है। तो कंपनी इस क्वेश्चन में शेयर धारक, मालिक या निवेशक, इसमें कोई भी ऑप्शन आ सकता है, आप समझ जाओ। क्योंकि जो कंपनी का शेयर खरीदता है उसके लिए वो पैसे लगाता है तो वह निवेशक हो जाता है, क्योंकि जो पैसे लगाता है वो मालिक हो जाता है। और कंपनी के मैनेजर्स जब कंपनी को अच्छे से चला के प्रॉफिट कमा के डिविडेंड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, या डिविडेंड ना भी दें पर बेसिकली प्रॉफिट अर्न तो कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं शेयर होल्डर्स, इन्वेस्टर्स के प्रति अपने उत्तरदायित्व को पूरा कर रहे हैं। इसमें समुदाय का कोई लेना देना नहीं है, कर्मचारियों का कुछ भला नहीं हो रहा, सरकार का कोई भला नहीं हो रहा, कमाई मिल रही है इन्वेस्टर्स को। ठीक है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स द शेयर होल्डर्स। मैंने इस चैप्टर में कोशिश की है कि
एक समाज एक व्यवसाय का डिफरेंट स्टेक होल्डर जो आपकी तरफ देखते हैं उम्मीद भरी नज़रों से, कर्मचारी आपकी तरफ देखता है, ग्राहक देखता है, गवर्नमेंट देखती है, सोसाइटी देखती है, और अब जिन्होंने पैसा लगाया है वो भी तो देखेंगे। तो आपका काम क्या है? टू एंश्योर सेफ्टी ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए, ये कंपनी है और इस कंपनी में मान लीजिए 1 लाख लोगों ने पैसा लगाया है, और मान लीजिए अगर 100 रुपये भी लगाए हैं तो 1 करोड़ रुपये है। अब आप इसको फला लीजिए, मान लीजिए 1 लाख लोगों ने बहुत सारा पैसा लगाया, करोड़ों रुपए कंपनी में लगा रखे हो, तो देखो कंपनी के जो मैनेजर्स हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, उनका फ़र्ज़ है कि वो उस पैसे का संरक्षण करें, मिसयूज़ ना करें, टू एंश्योर फेयर एंड रेगुलर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो पैसा उन्होंने लगाया है, देखो जो इन्वेस्टर ने आपकी कंपनी में पैसा लगाया है वो कहीं और भी लगा सकते थे, तो आपका काम है कि आप उस पैसे पर उनको एक फेयर रिटर्न दें। जितना रिटर्न वो पोस्ट ऑफिस से कमा सकते थे, बैंक में पैसा लगा के कमा सकते थे, प्रॉपर्टी से कमा सकते थे, आप कम से कम उतना तो कमाइए या उससे ज़्यादा कमा के दीजिए। टू गिव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। कंपनी की बैलेंस शीट बनती है, इसीलिए बनती है ताकि उनको फाइनेंशियल पोजीशन पता लगे, तो आप उसको छुपाइए मत, बाकायदा AGM बुलाइए, एनुअल जनरल मीटिंग बुलाइए, और कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके सामने रखिए कि कंपनी क्या कमा रही है और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। टू गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग। वही है, पार्टिसिपेशन में तो मौका देने का ये है कि उनमें से किसी को डायरेक्टर बना दीजिए। एक होता है स्मॉल शेयर होल्डर्स कॉन्सेप्ट होता है, जिनके पास थोड़े थोड़े शेयर भी होते हैं, उनमें से उनका प्रतिनिधि बना दीजिए ताकि वो बोर्ड मीटिंग्स में आए, डिसीजन में पार्टिसिपेट करे। टू एंश्योर एप्रिसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट बाय प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कम जनता का पैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उसको मनचाहे तरीके से यूज़ करें, उसको इस तरह से यूज़ कीजिए कि वो पैसा संवर्धित हो, फले फूले, ऐसा कीजिए। टू मेक प्रॉपर यूज़ ऑफ फंड्स, ठीक है। टू अंडरटेक द R&D एक्टिविटीज़, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कीजिए ताकि संस्था आगे से आगे बढ़ती रहे, न केवल सर्वाइव करे बल्कि लंबे समय तक चलती रहे। टू गिव सेफ्टी टू इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर होल्डर थ्रू ग्रोथ। आप पैसे को देखिए, एक सेफ्टी दीजिए और वो ग्रो कर सके, इस तरह का आपकी पॉलिसीज़ होनी चाहिए। तो ये सब आपके कर्तव्य हैं, सामाजिक रूप से उत्तरदायित्व हैं आपके उस के प्रति जिन्होंने आपकी कंपनी के अंदर पैसा लगाया है। निवेशक कह लीजिए, मालिक कह लीजिए, ठीक है, या शेयर होल्डर, अंशधारक कह लीजिए। और ये इनफैक्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है। इन एडिशन टू अर्निंग प्रॉफिट्स, अ बिजनेसमैन हैज़ टू फुलफिल सर्टेन सोशल ऑब्लिगेशंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सोशल ऑब्लिगेशन। ये लाइन वैसे सही है कि एक व्यवसाय को मुनाफा कमाने के साथ साथ, प्रॉफिट कमाने के साथ साथ कुछ अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों को भी पूरा करना होता है, ये बात सही है। लेकिन कहते हैं कि इनमें से कौन सा आपका सामाजिक उत्तरदायित्व नहीं है? ग्राहकों को संतुष्ट रखें, देखिए ये कस्टमर के प्रति आपका उत्तरदायित्व है। कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये आपका सरकार के प्रति है। कर्मचारियों को खुश रखें, ये आपका कर्मचारियों के प्रति सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप उपभोक्ताओं पे बोझ बने, ये तो नहीं है। ये क्वेश्चन के लिए तो खैर आप वैसे ही जनरल नॉलेज से भी कर सकते थे। बाकी तीनों जो पहले तीन बते, वो किसी न किसी ग्रुप के प्रति आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन आप उपभोक्ताओं पे बोझ बन जाएं, जैसे इंसानी तौर पे आप धरती पे बोझ बन जाएं, या आपका उपक्रम बोझ बन जाए, उसका होना ही वाजिब ना हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ठीक है, ये आसान सा रहा, एक बार आप लास्ट में समझ लीजिए। आप अच्छा हाँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो PDF इस के नीचे दे रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने एक लिंक दे रखा है, उसके अंदर और भी बहुत सारा यूज़फुल कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हम दे रहे हैं, तो वो आप देख लीजिएगा एक बार। एक व्यवसाय के उद्देश्य क्या होते हैं, ये आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव वाले टॉपिक में भी था कि आपको प्रॉफिट कमाना है, बचत करनी है, ये आपका वैसे इकोनॉमिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आपको अपना सेल बढ़ाना है और मार्केट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ानी है, ये भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। टू सर्वाइव, आपकी संस्था चलती रहे, आपका ये उद्देश्य होता है। टू प्रोवाइड सर्विस टू द पब्लिक, आप जनता को बेहतर सर्विस देंगे, आप एनवायरनमेंट को अच्छा रखेंगे, आप वर्कर्स के अंदर स्किल डेवलप करेंगे, आप हाई क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज देंगे, और आप सोशली रिस्पॉन्सिबल बिहेव करेंगे, है ना। इसके लिए आपको अपनी इकोनॉमिकल जिम्मेदारियों को, लीगल जिम्मेदारियों को, एथिकल जिम्मेदारियों को और फिलॉन्थ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, सबको पूरा करना है। तो बहुत गुड़ी बातें हुई, शुड बी करना भी चाहिए। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस आपका हमेशा चले। अगले टॉपिक में मैं बात करूँगा कि क्यों सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना ज़रूरी हो जाता है। चलिए बात करते हैं अगले वीडियो में।